नो बेसिक के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था उसके पीछे के कारण क्या थे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आती है व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में, और 1757 आते आते भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा जाता है और उसमें कंपनी ने अपनी सैन्य वर्चस्व को स्थापित किया। 1764 ईस्वी में पुनः वही काम होता है, बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है और अब मुगल बादशाह मीर कासिम और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को भी हरा देती है। इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल जाता है। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके पीछे जो 150 साल की यात्रा थी कंपनी की, अर्थात 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और 150 साल में एक राजनीतिक शक्ति बन के उभर जाती है और अपने को स्थापित कर लेती है। तो वो क्या ऐसे ही बन गई थी? तो जाहिर सी बात है कि नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो उनका मकसद था, जो मकसद था उस मकसद के पीछे उनकी सरकार खड़ी थी। वो सरकार चाहे राजतंत्र के समय की सरकार हो या लोकतंत्र के समय की सरकार हो, दोनों का ही सहयोग कंपनी को पूरा मिलता है। अर्थात अपने साम्राज्यवादी एजेंडे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लेती है। कंपनी को क्या क्या सहूलियतें दी जाती है, कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, वो तो हमने पीछे की वीडियो में देख लिया था कि कंपनी को सेना रखने का अधिकार दे दिया जाता है, नौसेना विकसित करने का अधिकार, सिक्के ढालने का अधिकार, टकसाल स्थापित करने का अधिकार, गैर ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अधिकार, संधि करने का अधिकार। उसके बाद बम्बई में एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। तो सारे अधिकार तो उन्हें दे दिए गए। साथ में मद्रास में, जहाँ पर कि भारत का पहला नगर पालिका अस्तित्व में आया था, उस नगर पालिका को भी बनाने का अधिकार इंग्लैंड की तरफ से कंपनी को दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का नतीजा ये होता है कि कंपनी अंततः राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है भारत में। बल्कि जो अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ थी भारत की, जैसे मुगलों की शक्ति, मैसूर की शक्ति, मराठों की शक्ति, निजाम की शक्ति, अवध की शक्ति, इन सारी शक्तियों को वो धीरे धीरे करके हरा देती है और भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेती है। लेकिन 1757 या कह लें कि 1765 ईस्वी में आते आते या ये कह लें 1770 आते आते कंपनी की माली हालत खराब होने लगती है। कह लें कि वो दिवालियेपन की ओर बढ़ने लगती है। तो उसके पीछे के क्या कारण थे, और यही सब कारण होते हैं जिसके आधार पे इंग्लैंड की सरकार इस कंपनी को नियंत्रित करती है और नियम लाती है, और यहीं से एक संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू होती है भारत के लिए। तो इन्हीं कारणों को हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी स्थितियां थी और कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड की सरकार कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करती है, अर्थात संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है, प्रयास शुरू होता है और वहीं से भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू होती है। तो जानते हैं उन्हीं कारणों को। तो दोस्तों, एक जो कारण था कि इंग्लैंड की जो सरकार होती है कंपनी को नियंत्रित करना चाहती है, उसके पीछे का कारण था कि 1769 ईस्वी में हैदर अली ने कंपनी की सेना को हरा दिया था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो एक मीथ चला आ रहा था कि अंग्रेज कभी हार नहीं सकते हैं, वो मीथ जो है सो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, टूट गया। अंग्रेजों के स्वाभिमान को इससे काफ़ी धक्का पहुंचा।
उनके इज्जत को धक्का पहुंचा। तो ये भी एक कारण होता है कि कंपनी को वो नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? वो होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति। कहने को तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो एक तरीके से इंग्लैंड का मुखौटा बनकर यहाँ पर आई थी और इंग्लैंड के राजनीति साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा कर रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा था। और बंगाल पर जब कंपनी का नियंत्रण स्थापित होता है तो इंग्लैंड की सरकार को कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि काश ये चीज़ें उसके हाथ में डायरेक्ट मिली होती, अर्थात बंगाल का जो नियंत्रण है वो इंग्लैंड की सरकार को डायरेक्ट मिला होता। ये चीज़ वो जरूर सोच रही थी। तो एक ये कारण होता है। तीसरा जो कारण होता है और महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है आर्थिक। उस समय की स्थिति क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिवालियापन की ओर बढ़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति हालांकि उस समय में काफ़ी अच्छी थी। कुछ समय पहले तक पूरे विश्व का जो व्यापार होता था उसका 50% या कह ले आधा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी ही नियंत्रित करती थी। तो इतनी बड़ी कंपनी वो बन चुकी थी। लेकिन 1770 आते आते ये कंपनी दिवालियेपन की ओर बढ़ने लगती है। उसके पीछे के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है जो कि भारत के बाहर इसका कारण मौजूद होता है, वो है कि अमेरिका के साथ जो चाय का व्यापार होता है उसमें कंपनी का व्यापार घट जाता है, चाय का व्यापार। इसके पीछे का कारण होता है कि डच कंपनी जो है वो व्यापार करने लगती है अमेरिका के साथ चाय का, और बहुत बड़े पैमाने पे डच कंपनी जो है वो तस्करी के जरिए चाय भेजने लगती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय क्या होता है कि गोदाम में रखे रखे सड़ जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान कंपनी को पहुंचता है। दूसरा जो कारण है वो भारत से जुड़ा हुआ है। वो कारण क्या है? तो भारत की स्थिति क्या थी कि जब यहाँ पे बंगाल में उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई तो हमने देखा था कि कंपनी के जो कर्मचारी है उनको वेतन भी दिए जाते थे और निजी व्यापार का भी छूट था। और बंगाल में उस समय के जो नवाब थे वो तो नाबालिग थे और नालायक भी थे। वो स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि समझ नहीं थी स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, और उनके हाथ में पावर भी बहुत कम दिया गया था। तो और पैसे नहीं थे प्रशासन को चलाने के लिए, उनके पास पैसे भी नहीं थे, अनुभव भी नहीं थे, और अंग्रेजों के नियंत्रण में ये सारा कुछ हो रहा था। तो कंपनी के कर्मचारी और भारतीय कर्मचारी दोनों आपस में साठ-गांठ बना लेते हैं और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी, इसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं और भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर पनपता है। और जो राजस्व कंपनी को जाना चाहिए था वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जो अनुमान लगाया था कि बंगाल से जो राजस्व की प्राप्ति होगी 40 लाख पाउंड सालाना का उन्होंने अनुमान लगाया था, पर वास्तविक जो कलेक्शन होता है टैक्स का वो बहुत कम होता है। उसके पीछे का मूल कारण होता है भ्रष्टाचार, तो वो नहीं मिल पाता। अब साथ में भ्रष्टाचार तो पनप रहा है, पनपा हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे, और साथ में कंपनी क्या करती है कि लाभांश को बढ़ा देती है, अर्थात डिविडेंड को बढ़ा देती है। पहले 6% डिविडेंड था, उसको बढ़ाकर 10% किया गया और फिर से उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया 1767 में। अब ये चीज़ें जब वहाँ की सरकार देखती है कि डिविडेंड बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो वो भी अपना हिस्सा, टैक्स का जो हिस्सा होता है वो बढ़ाने को कहती है, और वो 10% टैक्स निर्धारित किया जाता है। अर्थात 40 लाख पाउंड का 10% अर्थात 4 लाख पाउंड सरकार को देना होता है। 1767 से ये स्थिति चली आ रही थी। तो और 1770 में जाकर बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ता है। अब उस अकाल की वजह से
कंपनी का राजस्व भी घट जाता है, और साथ में ये सब चीजें बढ़ी हुई थी, उन्हें लाभांश ज्यादा देना पड़ रहा था, सरकार को भी पैसे देने पड़ रहे थे। तो इन सब स्थितियों की वजह से कंपनी घाटे में आ गई और दिवालियापन की ओर बढ़ गई। ऐसी स्थिति में कंपनी अपने को बचाने के लिए इंग्लैंड की सरकार से लोन के रूप में 10 लाख पाउंड मांगती है। जब सरकार से वो लोन मांगती है तब वहाँ के सरकार के कान खड़े हो जाती है कि 10 लाख पाउंड ये लोन क्यों मांग रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो जानने की वो उत्सुकता होती है उनको। एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय बन जाता है कि जो इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व व्यापार का आधा व्यापार यही कंपनी संचालित कर रही है, उसके बाद भी ये दिवालियापन की स्थिति में आई है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो वहाँ की सरकार को लगता है कि कंपनी के आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप करना जरूरी है। तो एक ये भी कारण बनता है। और भी कारण होते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ है आर्थिक कारण से, कि जब लाभांश को 6 से बढ़ा के 12.5% कर दिया जाता है, तब वहाँ की जो जनता होती है वो बहुत बड़े पैमाने पे कंपनी में निवेश करने लगती है। ऐसा होता है कि जहाँ हमारे यहाँ भी कई योजनाएं, पोंजी स्कीम्स कुछ कंपनियां लेकर आती हैं कि 5 साल में हम पैसा डबल कर देंगे, कोई 4 साल में करने का ऑफर लेके आ जाता है। तो पब्लिक क्या करती है कि वो टूट पड़ती है, वो उस कंपनी में पैसा लगा देती है। तो वही हाल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ कि इसने जब लाभांश को बढ़ाकर 12.5% तक किया तो बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ की जनता, आम लोग उस कंपनी में निवेश करने लगते हैं। अब स्थिति ये हो गई कि वहाँ के नेता लोग जो थे, चाहे वो सरकार में बैठे हों, विपक्ष के हों, वो लोग भी इस कंपनी में पैसा लगा देते हैं। अब कंपनी जब डूबने वाली है तो इतने सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा, नेताओं के पैसे डूबेंगे, आम लोगों के पैसे डूबेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार अस्थिर हो सकती है। सरकार अगर नियंत्रित नहीं करेगी चीज़ों को तो ये डर था कि सरकार ही गिर जाएगी। तो ये बड़ा कारण होता है कि फिर सरकार को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। उसके बाद और कौन से कारण बनते हैं, तो विश्व बिरादरी में छवि खराब होने का भी डर था। इंग्लैंड को छवि किस तरीके से खराब होने का डर था, तो पीछे की वीडियो में हमने देखा कि बंगाल में जो द्वैत शासन चल रहा था, उस शासन के बारे में कहा गया कि यह इतिहास का सबसे भ्रष्टतम सरकार है, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में चली। तो पूरे विश्व बिरादरी में इसकी यही छवि थी। पनीकर ने, इतिहासकार पनीकर ने कहा कि ये लुटेरा राज है, और भी कई इतिहासकारों के जो है इसी तरीके के ख्याल थे। तो इससे इंग्लैंड की छवि को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंच रहा था। तो उस छवि को सुधारने के लिए भी वो कंपनी के जो कामकाज है, कार्य प्रणाली है, उसमें वो हस्तक्षेप करना चाहती है। फिर ये कारण बनता है। उसके बाद वहाँ की जनता कंपनी के प्रति एक घृणा का भाव रखने लगती है। होता क्या है कि कंपनी में जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पैमाने पे पनपता है तो यहाँ से जो भी कर्मचारी इंग्लैंड जाते हैं तो उनकी शान शौकत में रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अब वो चीज़ें देखकर वहाँ के लोग जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कंपनी के कर्मचारियों से। क्यों, हम भी ये देखते हैं, हमारे आसपास भी जब कोई व्यक्ति कोई साधारण सी नौकरी करता है और अचानक से वो गाड़ी, बंगला और इस तरीके की शान शौकत वो बढ़ जाती है, तो आसपास में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास में। एक जलन और ईर्ष्या की भावना तो आ ही जाती है। तो वही स्थिति इंग्लैंड में भी थी। आम लोगों के स्तर पर ये थी, साथ में व्यापारियों के स्तर पर भी थी कि दूसरे जो व्यापारी लोग थे इंग्लैंड में, वो भी भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करना चाहते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भारत से व्यापार करने का या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला हुआ था। तो उसका नतीजा ये निकल रहा था कि वहाँ के जो दूसरे व्यापारी होते हैं वो
कंपनी से ईर्ष्या करने लगते हैं और वो कंपनी की छवि भी खराब करने पर तुल जाते हैं, लोगों के बीच में कानाफूसी वो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के प्रति एक विरोधी माहौल तैयार होता है इंग्लैंड में। हमने पीछे की वीडियो में देखा था कि जो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से जाते हैं तो उनको नवाब बोलकर चिढ़ाया जाता है। तो इस तरीके की घृणा का भाव था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के प्रति। तो ये सब चीजें जो है सरकार तक भी इसकी खबर पहुंच रही थी। तो सरकार को ये लगता है कि हमें अब जो है सो कंपनी के मामलों में और खास करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। उसके बाद और जो कारण होते हैं वो राजनीतिक कारण होता है। राजनीतिक कारण क्या होता है कि बंगाल में कंपनी ने तो अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब वहाँ की इंग्लैंड की सरकार भी ये नहीं चाहती है कि ये मौका, अर्थात भारत पे जो नियंत्रण उन्होंने स्थापित किया है बंगाल में, वो मौका उन्हें हाथ से निकल जाए, वो भी नहीं चाहती है। तो लेकिन इसके लिए वहाँ का जो संविधान है, कानून है, वो इजाज़त नहीं देता है। उस समय जो मौजूद संविधान थे और जो कानून थे और उसके जो प्रावधान थे वो आड़े आ रहे थे। वहाँ के संविधान में क्या प्रावधान थे कि इंग्लैंड की कोई संस्था विदेशी भूमि पर अधिकार नहीं कर सकती। यही कारण था कि पीछे की वीडियो में हमने बतलाया था कि जब बंगाल पे पूरा नियंत्रण उन्होंने कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो चाहते तो खुद शासन कर सकते थे, लेकिन द्वैत शासन लाया। द्वैत शासन लाने के पीछे का कारण था यही वाला कानून कि वहां की कोई भी संस्था विदेशी भूमि पर अधिकार नहीं कर सकती है। अब यही कारण था कि सारे चीजें वो अपने नियंत्रण में करते हैं, अपने अनुसार का राजा या नवाब या शासक बनाते हैं, अपनी सेना रखते हैं, अपना रेजिडेंट रख देते हैं दरबार में, और इस तरीके से सारी चीजों को वो नियंत्रित करते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो अपनी हाथों में शासन व्यवस्था को नहीं लेते हैं। तो कंपनी इस वहाँ की सरकार जो है इस अड़चन को भी दूर करना चाहती है कि बंगाल पे हमारा नियंत्रण भी रहे और हम जो है सो डायरेक्ट शासन भी नहीं करें और कंपनी को भी नियंत्रित कर लें। अब क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ की सरकार से जब लोन मांगती है तो वहाँ के संसद में, ब्रिटेन की संसद में एक तीव्र विरोध शुरू हो जाता है, विपक्षी पार्टियों का विरोध शुरू हो जाता है कि क्या कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी स्थिति हो गई, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब उसी का नतीजा होता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ संसदीय कमेटी बनती है, बहुत महत्वपूर्ण अगर विषय होते हैं तो उन पे पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है कि उसकी जांच पड़ताल की जाए, क्या एक्चुअल कारण क्या है, एक्चुअल रीजंस क्या हैं, उसको उसके तह में जाकर पूरी जांच पड़ताल की जाए। तो वही चीज इंग्लैंड में भी किया जाता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। इसमें दो कमेटियां बनती है, एक होती है सेलेक्ट कमेटी और दूसरी होती है सीक्रेट कमेटी। ये कमेटी जो बनती है ये क्या करती है कि पूरा डिटेल, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो 1600 ईस्वी से जो चीज वहां भारत में कंपनी ने किया, उस सारी चीजों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि व्यापार के लिए क्या किया, किन राजाओं के साथ झगड़ा किया, किसको कैसे हराया, सिराजुद्दौला को कैसे साजिश के तहत उसको हराया, अमीर चंद की हत्या करवाई। तो इन सारी चीजों पे एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। सेलेक्ट कमेटी ने 12 रिपोर्ट बनाए और सीक्रेट कमेटी ने 6 रिपोर्ट बनाए। 6 रिपोर्ट और 12 रिपोर्ट, टोटल 18 रिपोर्ट बने और वहां के सांसदों को इसकी कॉपी दी गई। सारे सांसद जब इस रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं, इन 18 रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं तो उनकी हवाइयाँ उड़ जाती है कि कंपनी ने क्या क्या कारनामे भारत में आकर किए हैं, किस किस तरीके से साजिश का खेल खेला है, कैसे
लोगों की अर्थात नवाबों की या शासकों की सत्ता को छीनी है, किस तरीके के चाल चले हैं, इन सारी चीज़ों से कम वहाँ की सरकार, वहाँ के सांसद सब रूबरू हो जाते हैं, पता चल जाता है एक्चुअल स्थिति कि क्या है। साथ में कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी, कंपनी किस तरीके से काम कर रही थी, यहाँ के कर्मचारी कैसे काम कर रहे थे, कंपनी के अधिकारी कैसे काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार का किस तरीके से बोलबाला था, इन सारी चीजों की जानकारी वहां की संसद को हो जाती है। अब वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया। कंपनी अब तक तो यही कह रही थी कि हम तो सिर्फ बंगाल में एक दीवानी अधिकार मिला हुआ है तो हम राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं, वहाँ के शासक या नवाब को हम सिर्फ शासन चलाने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बात इतने भर की नहीं है, कंपनी जो है बहुत सारी चीजें छुपा रही है, और बात इससे कहीं ज्यादा है। सारी चीजें उनके रिपोर्ट में आ गई सामने। तो अब जो है सो डिसाइड होता है कि नहीं, अब कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है, और वो नियंत्रण संसदीय नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें जब आ गई तो सरकार के पास में विकल्प क्या क्या थे, सरकार के पास क्या क्या विकल्प थे? तो 3 विकल्प थे। पहला विकल्प क्या था कि कंपनी को वापस बुला लो कि भाई तुम्हारा बहुत व्यापार धंधा पानी हो गया तुम्हारा, तुम बोरिया बिस्तर समेटो और वापस आ जाओ। तो ये काम भी सरकार नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? इसलिए नहीं कर सकती थी कि जो डिविडेंड दिया हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पर इंग्लैंड की आम जनता का, वहां के नेताओं का पैसा कंपनी में लगा हुआ था, वो पैसा डूब जाता और उसका नतीजा क्या होता कि सरकार गिर जाती। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि कंपनी सारे चीजें अपनी हाथों में ले ले और जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है वही काम अब वहां की सरकार करे यहाँ पे। तो ये चीज भी नहीं कर सकती थी वहां की सरकार। क्यों नहीं कर सकती थी? कि इससे जो है साम्राज्यवादी होने का ठप्पा इंग्लैंड के ऊपर लगेगा। तो ये चीज भी नहीं करना चाहती थी। तो दूसरा ऑप्शन भी इनके पास नहीं है, खत्म हो गया। तब ऑप्शन क्या बचता है? तब ऑप्शन बचता है कि कंपनी जो काम कर रही है भारत में वो करे, कंपनी ही उसका इंग्लैंड के सरकार का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन कंपनी अब जो काम करेगी वो वहाँ की संसद के नियंत्रण में करेगी काम। अब जो भी पहले कंपनी के चलाने के लिए कंपनी के चार्टर एक्ट होते थे, अपने एक्ट के द्वारा वो चलाए जाते थे, अब उस एक्ट के द्वारा नहीं चलेंगे, बल्कि अब यहाँ की संसद अर्थात ब्रिटेन की संसद कंपनी को चलाने के लिए कानून बनाएगी और उसी कानून के तहत इस कंपनी को चलना पड़ेगा। तो यही निर्धारित होता है। इसके लिए एक बिल बनाया जाता है जिसे रेगुलेटिंग बिल कहा जाता है। इस बिल को संसद में पेश करते हैं वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थवुड। संसद में बिल पेश करते हैं। 18 मई 1773 को हाउस ऑफ कॉमन वहां की निचली सदन होती है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पे बिल पेश किया जाता है और ये बिल हाउस ऑफ कॉमन से पास हो जाती है। और पास होने के बाद 10 जून 1773 को ये हाउस ऑफ लॉर्ड अर्थात हमारे यहाँ जो उच्च सदन राज्यसभा है वही ब्रिटेन में है, हाउस ऑफ लॉर्ड वहां पे भेजा जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड भी इस बिल को पास कर देती है 19 जून 1773 में, और ये बिल अस्तित्व में आ जाता है। इसी को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जो है सो स्टेप क्या होता है, सरकार अब क्या करती है? बिल तैयार हो गया, कंपनी को किस तरीके से चलाना है, भारत में उनका काम किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती है।
और कदम कौन कौन से उठाए जाते हैं कंपनी को बचाने के लिए। तो सबसे पहला तो इन्होंने जो लोन का डिमांड किया था 10 लाख पाउंड का, उसको उस लोन को ग्रांट कर दिया जाता है संसद के द्वारा, और बल्कि 14 लाख दिया जाता है। 14 लाख पाउंड कंपनी को लोन के रूप में दिया जाता है। उसका इंटरेस्ट लगाया जाता है 4% पर एनम का। उसके बाद दूसरा जो है वो निर्धारित किया जाता है कि कंपनी ने जो लाभांश 6% से बढ़ा के 12.5% तक कर दिया था, वो लाभांश को अब सीमित कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है कि कंपनी किसी भी हालत में 6% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती है। अधिकतम 6% दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तीसरा क्या होता है, जो सरकार को 10% देना पड़ रहा था, 4 लाख पाउंड सालाना देना पड़ रहा था, उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे थे वो। और सरकार का ये कहना होता है कि अभी आप अपनी कंपनी को संभालो, दिवालियेपन से बाहर निकालो, फिर बाद में जो है सो टैक्स हम लगाएंगे। जैसे एक तरीके से बेल आउट पैकेज दिया जाता है। भारत में भी आपने देखा होगा हाल के वर्षों में कई कंपनियां जो है सो दिवालियेपन की तरफ आई है। जैसे IL&FS का मामला हुआ, यस बैंक का मामला हुआ, या और भी कई कंपनियां आई हैं पहले से दिवालियेपन की ओर बढ़ी हैं। तो उन कंपनियों को बचाने की मजबूरी होती है सरकार को, क्योंकि कंपनियों में कम पैसा जो लगा होता है, आम आदमी का पैसा लगा होता है, बैंकों के पैसे लगे होते हैं, अलग अलग संस्थाओं के पैसे लगे होते हैं, जिसमें कि आम आदमी का पैसा होता है। तो अगर वो कंपनी डूब जाएगी तो उतने सारे लोगों के पैसे डूब जाएंगे और कई बैंकिंग संस्थाएं डूब जाएंगी, LIC भी डूब सकता है। यही चीजें वहां इंग्लैंड में भी हो रही थी। तो सरकार को आगे आना पड़ा और उनको कंपनी को उबारने के लिए कुछ चीजें छूट देनी पड़ी। उसके बाद एक और काम किया जाता है कि अब जो है सो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कंपनी को ये कहा जाता है कि अब आप जो भी काम करेंगे इस एक्ट के तहत, अर्थात संसद के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, इसी कानून के तहत अब कंपनी काम करेगी, अपने से कोई काम नहीं करेगी। अब यहीं के बाद से यह पहला मौका था जब इंग्लैंड की संसद के द्वारा पारित किए गए कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, और भारत पर उसका प्रभाव, अर्थात भारत पे जो कानून चल रहे थे, चलने शुरू हुए, वे किसी विदेशी शक्ति के द्वारा बनाए गए कानून यहाँ पे लागू किए जा रहे थे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे का पूरा सच, पूरी कहानी ये थी। अब हम आगे की वीडियो में हम जानेंगे, इसको हम पॉलिटी की तरह, पॉलिटी में भी आता है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है, और वो है संवैधानिक विकास का पार्ट, कि यहीं से भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है और उसकी अंतिम परिणति होती है कि भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। तो वहाँ तक हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ये जो 1773 से जो शुरू हुए वो धीरे धीरे कैसे विकसित होते हैं, और भारत का संविधान जो बनता है उसमें इनका क्या योगदान होता है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।